नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द विल पावर एकेडमी में। तो हम लोग आधुनिक भारत पढ़ रहे हैं। मैं आप लोगों को शॉर्ट नोट्स के माध्यम से संपूर्ण आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। तो इसी शॉर्ट नोट्स के माध्यम से मैं संपूर्ण आधुनिक इतिहास को कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। इसके पहले एक लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, आज हमारा रहेगा दूसरा लेक्चर। तो हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में, जिसमें हमने पुर्तगाली का आगमन और डचों का आगमन के बारे में हमने पढ़ लिया है। तो जिसने पहला लेक्चर नहीं देखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो आज हमारा लेक्चर रहेगा अंग्रेजों का भारत आगमन, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो बात है 1599 की। 1599 में क्या होता है कि मर्चेंट एडवेंचर्स नाम से विख्यात कुछ व्यापारियों ने पूर्व से व्यापार करने के उद्देश्य से एक कंपनी की स्थापना की। उस कंपनी का नाम रखा गया गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। तो मर्चेंट एडवेंचर्स ये कौन है? एक व्यापारी हैं। तो एक विख्यात व्यापारी हैं। इन्होंने 1599 में एक कंपनी की स्थापना की जिसका नाम रखा गया गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। बाद में 1833 चार्टर एक्ट के तहत इस कंपनी का नाम बदलकर ईस्ट इंडिया कंपनी रख दिया गया था। ठीक, तो क्या होता है कि 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक रॉयल चार्टर जारी किया और कंपनी को प्रारंभ में 15 वर्ष के लिए पूर्व देशों से व्यापार करने का अधिकार पत्र भी दे दिया। तो क्या किया? दिसंबर 1600 में महारानी एलिजाबेथ ने कंपनी को 15 वर्षों का पूर्व से व्यापार करने का अधिकार पत्र, जिसे रॉयल चार्टर कहते हैं, दिया। ठीक है, इसमें कितने लोग थे? 70 लोग थे। लेकिन बाद में क्या होता है आगे चलकर, जब बात आती है 1609 की, तो 1609 में ब्रिटिश सम्राट जिनका नाम है जेम्स प्रथम, इन्होंने कंपनी को अनिश्चित काल के लिए व्यापारिक एकाधिकार प्रदान किया। अभी तो स्टार्टिंग में महारानी एलिजाबेथ है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने 15 वर्ष के लिए, केवल 15 वर्ष के लिए कंपनी को पूर्व से व्यापार करने का अधिकार पत्र जारी किया है। लेकिन बाद में सम्राट जेम्स प्रथम ने कंपनी को अनिश्चितकालीन व्यापारिक एकाधिकार प्रदान करते हैं। ठीक है, अब बात आती है जहांगीर की। जहांगीर का शासनकाल है 1605 से 1627 की। तो इनका शासनकाल है 1605 से 1627 तक का। तो 1608 में क्या होता है कि कंपनी भारत के पश्चिमी तट पर सूरत में एक फैक्ट्री खोलने का निश्चय करती है और जो व्यापारिक कंपनी होती है वह कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर के दरबार में शाही आज्ञा लेने के लिए भेजती है। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि शाही फरमान के द्वारा सूरत में फैक्ट्री खोलने की इजाज़त मिल जाती है। तो 1608 में कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में जाते हैं। और क्यों जाते हैं? व्यापारिक सुविधा लेने के लिए और पश्चिमी तट पर सूरत में फैक्ट्री खोलने के लिए। और उनका जो उद्देश्य होता है वह पूरा भी हो जाता है। इसके आगे हम थोड़ा सा हॉकिंस के बारे में जान लेते हैं। हॉकिंस कौन थे? तो हॉकिंस फारसी भाषा का बहुत अच्छा जानकार था। वह हेक्टर नामक प्रथम ब्रिटिश व्यापारिक जहाज का कप्तान भी था। ठीक है, हॉकिंस फारसी भाषा का बहुत अच्छा जानकार भी था। इसके अलावा वह हेक्टर नामक प्रथम ब्रिटिश व्यापारिक जहाज का कप्तान भी रह चुका था। आगे तो बात आती है 1611 की। क्या होता है कि 1611 में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अंग्रेज का नाम है कैप्टन मिल्टन, वह पहुंचता है और व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल भी होता है। तो 1611 में जहांगीर के दरबार में मिल्टन जाता है। और क्यों जाता है? व्यापार करने की अनुमति लेने के लिए, और उसे अनुमति मिल भी जाती है। ठीक है, फिर बात आती है 1613 की। 1613 में सूरत में अंग्रेजों को अस्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाती है। ठीक है,
तो 1613 में सूरत में अंग्रेजों को अस्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति प्रदान कर जाती है और कैप्टन बेस्ट द्वारा सूरत के समीप जो स्वावलंबी में पुर्तगालियों के जहाजी बेड़े को पराजित कर उनके व्यापारिक अधिकार को भंग कर दिया जाता है। तो जब 1613 में सूरत में पहली फैक्ट्री खोली जाती है, इसे याद रखिएगा कि पहली फैक्ट्री कब खुलती है, 1613 में, वो भी सूरत में। जब वे अपनी फैक्ट्री खोल लेते हैं तो अंग्रेज कैप्टन बेस्ट क्या करते हैं, उनके द्वारा सूरत के समीप जितने भी पुर्तगाली जहाजी बेड़े होते हैं उनको पराजित करके वहाँ से हटा देते हैं। फिर बताती है 1615 की। अब 1615 में इंग्लैंड के सम्राट जिनका नाम है जेम्स प्रथम, अभी हमने उनके बारे में जिक्र भी किया था, तो जेम्स प्रथम का एक दूत जिनका नाम है सर टॉमस रो, वे जहांगीर के दरबार में आते हैं और उनका उद्देश्य रहता है कि व्यापारिक संधि कराना। तो जेम्स प्रथम ने टॉमस रो को जहांगीर के दरबार में इसीलिए भेजा था कि वह व्यापारिक संधि करा सकें। फिर उसके बाद सर टॉमस रो ने मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने एवं फैक्ट्री स्थापित करने का अधिकार पत्र प्राप्त भी कर लेते हैं। उसके बाद क्या आता है कि 1623 की बात आती है। तो 1623 में क्या होता है कि अंग्रेजों ने सूरत, आगरा, अहमदाबाद, मछलीपट्टनम तथा भड़ोच में अपनी व्यापारिक कोठियों की स्थापना भी कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 1623 तक आते आते अंग्रेजों ने कहाँ कहाँ पर अपनी व्यापारिक कोठियाँ खोली, जैसे सूरत, आगरा, अहमदाबाद, मछलीपट्टनम, भड़ोच, इन सारी जगहों पर उन्होंने अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित कर ली थी। अब देखते हैं कि दक्षिण भारत में उन्होंने कहाँ कहाँ पर अपनी कोठियाँ स्थापित की। तो दक्षिण भारत में 1611 में मछलीपट्टनम में इन्होंने अपनी व्यापारिक कोठी खोली। तो दक्षिण भारत में अंग्रेजों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी की स्थापना 1611 में मछलीपट्टनम में की। ठीक, 1611 में, इस चीज़ को याद रखेंगे। फिर पूर्वी भारत में देखेंगे कि पूर्वी भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम कारखाना 1633 में उड़ीसा के बालासोर में खोला गया और 1651 में क्या होता है कि हुगली नगर में व्यापार करने की अनुमति मिल गई। 1651 में हुगली में व्यापार करने की अनुमति मिल जाती है। फिर उसके बाद बंगाल, बिहार और पटना तथा ढाका में भी कारखाने खोले जाते हैं। जब हुगली में व्यापार करने का अधिकार मिल जाता है तो उसके बाद बंगाल, बिहार, पटना और ढाका में भी उन्होंने कारखाने खोले। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं 1639 की। तो बात आती है 1639 में क्या होता है कि एक अंग्रेज का नाम है फ्रांसिस डे, इन्होंने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लिया, जहां कालांतर में एक किलेबंदी कोठी बनाई गई और इस कोठी का नाम रखा गया फोर्ट सेंट जॉर्ज। आप देख सकते हैं कि फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर लिया और वहां पर एक कोठी, वो भी किलेबंदी कोठी बनाई गई, जिनका नाम रखा गया फोर्ट सेंट जॉर्ज। आगे हम बात करेंगे गोलकुंडा की। तो 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान के माध्यम से गोलकुंडा राज्य में सफलतापूर्वक व्यापार करने की अनुमति मिल जाती है। तो 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा अंग्रेजों को फरमान दिया जाता है और उस फरमान में क्या रहता है कि अंग्रेज राज्य स्वतंत्र पूर्वक व्यापार कर सकते हैं। उनका फरमान यही रहता है कि जो अंग्रेज है वह राज्य में स्वतंत्र पूर्वक व्यापार कर सकते हैं। और यह जो फरमान था यह गोल्डन फरमान माना जाता है अंग्रेजों का। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं कि 1668 में हमने बात भी की थी इसके पहले वाले लेक्चर में कि 1668 में पुर्तगाल की रानी होती है कैथरीन और बम्बई के जो राजकुमार होते हैं चार्ल्स द्वितीय, उनका विवाह हो जाता है और पुर्तगालियों ने बम्बई दहेज में दे देते हैं चार्ल्स द्वितीय को, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि बाद में
सम्राट 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते हैं 1668 में। 1668 में वह कंपनी को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर दे देते हैं। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा भी था, पहले लेक्चर में बताया भी था, और यहाँ पे भी हमने उस चीज़ को रिपीट कर दिया है। तो फिर क्या होता है कि जब सम्राट ने बम्बई को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर कंपनी को दे देते हैं, तो क्या होता है कि जो पश्चिमी तट है कंपनी का मुख्यालय के रूप में बंदरगाह सूरत का स्थान जो रहता है, जो पश्चिमी तट पर कंपनी के मुख्यालय के रूप में बंदरगाह में सूरत का स्थान, वह जल्द ही मुंबई स्थान ले लेता है। समझ में आया कि इसके पहले क्या था कि सूरत बंदरगाह वह कंपनी का मुख्यालय रहता है, लेकिन जब बम्बई उनको सम्राट द्वारा प्राप्त होती है तो वह मुंबई को अपना मुख्यालय बना लेते हैं। ठीक है, तो जल्द ही सूरत का स्थान मुंबई ले लेती है। फिर बात आती है 1698 की। 1698 में नाम आता है अजीमुस्सान। इन्होंने 3 गांव की जमींदारी अंग्रेजों को दे दी। वह गांव का नाम क्या क्या है? सुल्तानाती, कालीकाता और गोविंदपुरी। इन तीनों गांव को अजीमुस्सान ने 1698 में अंग्रेजों को इनकी जमींदारी दे दी। तो देखते हैं कि क्या होता है कि 1698 में जो अजीमुस्सान है उनके द्वारा अंग्रेजों को 3 गांव सुल्तानाता, कालीकाता और गोविंदपुर नामक 3 गांव की जमींदारी दी जाती है, और इन्हीं को मिलाकर जॉब चार्नक ने कलकत्ता की नींव रखी। इन्हीं तीनों गांव को मिलाकर जॉब चार्नक ने कलकत्ता की नींव रखी। ठीक है, फिर कंपनी क्या करती है कि कंपनी इस नई किलेबंदी बस्ती को फोर्ट विलियम का नाम दे देती है। जब ये जो बस्ती है, जब इस किलेबंद बस्ती को बनाया जाता है तो इसका नाम फोर्ट विलियम नाम रख दिया जाता है, और किलेबंद बस्ती को सुचारू प्रशासन के रूप में चलाने के लिए प्रेसिडेंट और काउंसलिंग की व्यवस्था भी की जाती है, जो कि यहाँ पे दिया भी गया है कि चार्ल्स आयर जो कि प्रथम प्रेसिडेंट नियुक्त किए जाते हैं। तो कलकत्ता क्या है, इसका नाम फोर्ट विलियम रखा जाता है, किलेबंद बस्ती बनाई जाती है जो कि फोर्ट विलियम नाम रखा जाता है। फिर इस बस्ती को सुचारू प्रशासन के लिए चलाने के लिए प्रेसिडेंट और काउंसलिंग की व्यवस्था की जाती है, जिसमें चार्ल्स आयर प्रथम प्रेसिडेंट नियुक्त किए जाते हैं। इस चीज़ को भी याद रखेंगे। आगे हम बढ़ते हैं, तो आगे हम देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा कि कलकत्ता को अंग्रेजों ने 1700 में पहला प्रेसिडेंट नगर घोषित किया। लिखा भी गया है कि 1700 में कलकत्ता को पहला प्रेसिडेंट नगर घोषित किया गया था। ठीक है, आगे 1717 में बात आती है। 1717 में मुगल सम्राट फर्रुखसियर का इलाज कंपनी के एक डॉक्टर विलियम हैमिल्टन द्वारा किए जाने से फर्रुखसियर ने कंपनी को व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने के लिए एक फरमान जारी किया था। तो 1717 में क्या होता है कि मुगल बादशाह फर्रुखसियर ये बीमार रहते हैं, इनका इलाज करने के लिए कंपनी ने एक डॉक्टर भेजा जिनका नाम है हैमिल्टन। इन्होंने इसका इलाज किया, और इसी इलाज के बदले मुगल बादशाह ने एक फरमान जारी किया। उस फरमान में क्या था कि एक निश्चित कर देकर, यानी कि 3000 रुपये देकर, 3000 वार्षिक शुल्क देकर निःशुल्क व्यापार करने तथा बम्बई में कंपनी द्वारा ढाले गए सिक्के हैं उस सिक्के को संपूर्ण मुगल राज्य में चलाने की आज्ञा दे देती है। तो फर्रुखसियर ने क्या किया कि एक फरमान जारी किया। उस फरमान में यही बताया गया था कि वह 3000 रुपये प्रतिवर्ष, 3000 रुपये निश्चित वार्षिक कर चुकाकर, मतलब वह 3000 रुपये अगर 1 साल के लिए दे देंगे तो उसके बदले में वह निःशुल्क व्यापार कर सकते हैं तथा बम्बई में जो कंपनी द्वारा ढाले गए सिक्के हैं उस सिक्कों को संपूर्ण
मुगल राज्य में चलाने की आज्ञा मिल जाती है। उन्हें वही कर देने पड़ते थे जो भारतीय भी कर देते थे। तो अंग्रेजों को वही कर देने होते थे जो भारतीय कर देते थे। ब्रिटिश इतिहासकार जिनका नाम है ओम्स, उन्होंने इस फरमान को कंपनी का महाधिकार पत्र यानी कि मैग्ना कार्टा भी कहा है। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया निःशुल्क व्यापार कर सकती है। फर्रुखसियर के द्वारा जो फरमान जारी किए गए थे उस फरमान में यही था कि वह 3,000 रुपये चुकाकर निःशुल्क व्यापार कर सकते हैं और बम्बई में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सिक्के ढाले गए हैं वह मुगल भारत में चला सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे डेनिस के आगमन के बारे में। तो देखते हैं, अंग्रेजों के बाद डेन आते हैं यानी कि डेनिस 1616 में। डेनिस कब आते हैं? 1616 में इनका भारत आगमन होता है। तो डेनिस का आगमन 1616 में होता है। डेनिसों ने 1620 में ट्रैंकोबार जो कि तमिलनाडु में है और श्रीरामपुर जो कि पश्चिम बंगाल में है 1676 में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। तो डेनिस ने जो कि डेन के थे ये 1616 में भारत आते हैं और ट्रैंकोबार जो कि तमिलनाडु में है 1620 में अपना कोठिया स्थापित करते हैं और श्रीरामपुर में जो कि पश्चिम बंगाल में है यानी कि 1676 में अपनी व्यापारिक कोठिया स्थापित करते हैं। फिर क्या होता है कि यह जो कंपनी होती है यह भारत में अपनी स्थिति मजबूत करने में असफल रह जाती है, जिससे क्या होता है कि वह 1745 तक अपनी सारी फैक्ट्रियां अंग्रेजों को बेचकर चली जाती हैं। ठीक, आगे हम पढ़ेंगे फ्रांसीसी के बारे में। तो फ्रांसीसियों का आगमन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखते हैं, फ्रांसीसियों ने भारत में जो दूसरे यूरोपीय कंपनी है उनकी अपेक्षा सबसे बाद में आती है। फ्रांसीसी कंपनी भारत में सबसे बाद में आती है। सन 1664 में फ्रांस के सम्राट जिनका नाम है लुई 14वां के मंत्री कोलबर्ट के प्रयास से ही फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। तो फ्रांस के सम्राट लुई 14वां के मंत्री जिनका नाम है कोलबर्ट, इन्हीं के प्रयास से ही फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है जो कि यह एक सरकारी कंपनी रहती है। तो जिसे क्या कहते हैं इस कंपनी को? कंपनी फ्रैंकेस देस इंडेस ओरिएंटलेस भी कहा जाता है। इस कंपनी को कंपनी फ्रैंकेस देस इंडेस ओरिएंटलेस भी कहा जाता है। तो यहाँ पे लिखा भी गया है कि यह कंपनी 1664 में आती है और कंपनी का नाम रखा था फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। यह एक सरकारी कंपनी होती है और इसका सारा खर्चा सरकार देती थी। राजा थे उस समय लुई 14वां। ठीक, तो फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण फ्रांस सरकार द्वारा किया गया था तथा इसका सारा खर्चा सरकार ही वहन करती थी। इसे सरकारी व्यापारी कंपनी भी कहा जाता था क्योंकि यह कंपनी सरकार द्वारा संरक्षित और आर्थिक सहायता पर निर्भर रहती थी। 1668 में फ्रैंकोइस कैरो द्वारा सूरत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना की गई। तो 1668 में सूरत में फ्रैंको कैरो जो कि एक फ्रांसीसी व्यक्ति हैं, उनके नेतृत्व में पहली फैक्ट्री खोली गई। फिर उसके बाद 1669 में मछलीपट्टनम में दूसरी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की गई। 1669 में दूसरी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की गई मछलीपट्टनम में। फिर उसके बाद बात आती है 1673 की। तो 1673 में कंपनी के निदेशक जिनका नाम है फ्रैंको मार्टिन वे वेलिकोंडापुरम के जो सूबेदार हैं उनका नाम है शेर खान लोदी, उनसे कुछ गांव प्राप्त करते हैं और कालांतर में पांडिचेरी के नाम से यह जाना जाता है। पांडिचेरी के जो फ्रांसीसी हैं, पांडिचेरी में फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई नामक किला बनवाया गया। तो 1673 में क्या होता है कि
एक निदेशक हैं जिनका नाम है फ्रैंको मार्टिन। तो फ्रैंको मार्टिन के द्वारा वेलिकोंडपुरम में सूबेदार शेर खान लोदी से फ्रांसीसी कुछ क्षेत्र लेते हैं। तो 1673 में फ्रांसीसी है, एक फ्रांसीसी निदेशक है जिनका नाम है फ्रैंको मार्टिन। उन्होंने वेलिकोंडापुरम के सूबेदार जिनका नाम है शेर खान लोदी, उनसे कुछ गांव प्राप्त करते हैं और कालांतर में उसका नाम पांडिचेरी रखा जाता है। बाद में क्या होता है कि बाद में क्या होता है कि पांडिचेरी में क्या होता है कि फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई नामक एक किला बनाया जाता है। तो पहले क्या करते हैं, पहले शेर खान लोदी द्वारा कुछ गांव प्राप्त करते हैं, उसके बाद उसका नाम कालांतर में पांडिचेरी रखा जाता है। फिर वहाँ पे एक किला बनाया जाता है जिनका नाम है फोर्ट लुई। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। आगे हम बढ़ते हैं 1673 की। तो बात आती है 1673 में। 1673 में बंगाल के नवाब जो कि शाइस्ता खां हैं, वे फ्रांसीसियों को एक जगह किराए पर दे देते हैं जहां चंद्रनगर की सुप्रसिद्ध कोठी की स्थापना की जाती है। तो अब आती है 1673 की। यहाँ भी 1673, यहाँ भी 1673। इसी समय बंगाल के नवाब रहते हैं शाइस्ता खां। उन्होंने फ्रांसीसियों को एक जगह किराए पर दी और जहां आज चंद्रनगर की सुप्रसिद्ध कोठी की स्थापना की गई थी, जहां पर चंद्रनगर सुप्रसिद्ध कोठी की स्थापना भी की गई थी। तो फ्रांसीसी ने बंगाल के नवाब जिनका नाम है शाइस्ता खां, उनसे एक जगह किराए पर लेते हैं और बाद में वहाँ पर चंद्रनगर सुप्रसिद्ध कोठी की स्थापना करते हैं। यहाँ पे एक किला भी बनाया जाता है, उस किला का नाम है फोर्ट ओरलियंस। तो बंगाल के नवाब से शाइस्ता खां से फ्रांसीसी क्षेत्र लेते हैं जिनका नाम चंद्रनगर रहता है। बाद में यहाँ पे एक किला स्थापित की जाती है, उस किला का नाम रखा जाता है फोर्ट ओरलियंस। आगे इसके बाद क्या होता है कि फ्रांसीसियों द्वारा 1721 में मॉरिशस और 1725 में 1725 में मालाबार में स्थित माहे और उसके बाद 1739 में कराईकल पर अधिकार कर लेते हैं। ठीक, फिर उसके बाद क्या होता है कि 1742 के बाद व्यापारिक लाभ कमाने के साथ साथ जो फ्रांसीसी होते हैं, वो फ्रांसीसी की जो महत्वाकांक्षा वो जागृत होती जाती है। 1742 के बाद फ्रांसीसियों का व्यापारिक लाभ कमाने के साथ साथ उनकी जो आकांक्षाएं हैं, जो महत्वाकांक्षाएं, वह बढ़ती जाती है। इस दौरान क्या होता है कि फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले वह भारतीय राज्यों में हस्तक्षेप और फ्रांसीसी शक्ति का विस्तार करने लगते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच तीन युद्ध होते हैं जिन्हें हम कर्नाटक युद्ध के नाम से भी जाने जाते हैं। तो जिन्हें हम कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। भारत में उस समय कर्नाटक का यह जो क्षेत्र था वह कोरोमंडल तट पर स्थित था। 20 वर्षों तक दोनों कंपनियों के बीच यह संघर्ष चलता रहा और अंततः क्या होता है कि इस संघर्ष में अंग्रेजी की विजय हो जाती है। तो यहाँ पे लिखा भी गया, यूरोपीय कंपनियां जो होती है व्यापार से अधिकार की ओर बढ़ जाती हैं, जिससे उनके बीच द्वंद्व होता है। दो द्वंद्व होता है, एक कंपनी टू कंपनी के बीच होता है, जो कंपनी हमारे भारत में आई हैं, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली जो कंपनियां हैं, डच कंपनियां, फ्रांसीसी कंपनियां, इन कंपनियों का कंपनी से द्वंद्व होता है। फिर जब कंपनी टू कंपनी द्वंद्व करती हैं, बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय होती है, तो केवल रह जाते हैं जो भारतीय क्षेत्र के शासक हैं। तो फिर होता है ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय क्षेत्र से द्वंद्व। ठीक, तो हम आगे पढ़ेंगे इन सब के बारे में। तो 1742 के बाद क्या होता है, फ्रांसीसी कंपनी के उद्देश्य व्यापार के साथ साथ राजनीतिक भी हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कर्नाटक के तीन युद्ध होते हैं। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में। इसके अलावा मैं आप लोगों के लिए कुछ मैप लेकर आई हूँ। तो इस मैप के ज़रिए हम लोग देखेंगे कि
जो भारत में कंपनी आई थी उन्होंने कहाँ कहाँ पर अपनी कोठियाँ स्थापित की। तो देखेंगे यहाँ पे लिखा गया है यूरोपीय सेटलमेंट इन इंडिया 1498 से 1739 के बीच कंपनियों ने कहाँ कहाँ पर अपने कोठियाँ स्थापित की। तो इस मैप के ज़रिए हम लोग देखेंगे। यहाँ पे कुछ सिंबल दिया गया है, जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो गोल रेड कलर का सिंबल है यूरोपीय सेटलमेंट का है, और ये सिंबल पुर्तगाली सेटलमेंट का है। ये रेड प्लस रेड कलर का जो दिया गया है ये इंग्लिश सेटलमेंट, इसके अलावा ब्लू कलर का फ्रेंच सेटलमेंट, डच सेटलमेंट और डेनिश सेटलमेंट इस सिंबल के ज़रिए यहाँ पे दिया गया है। साथ में सन भी दिया गया है। तो देखते हैं, जैसे यहाँ पे रेड कलर का दिया गया है जो यूरोपीय सेटलमेंट का है, जैसे आप देख सकते हैं द्वीप, दमन, सूरत और बेसिन, बॉम्बे, गोवा और मद्रास, सद्रास और पांडिचेरी, कराईकल, नागपट्टनम, इसके अलावा यहाँ कोलंबो, गाले और माहे, कालीकट, कोचीन, यहाँ पे यूरोपीय सेटलमेंट थे। इसके अलावा देख लेते हैं जैसे इंग्लिश सेटलमेंट के बारे में, जो कि प्लस का सिंबल है। तो मद्रास, बॉम्बे और सूरत, इसके अलावा हुगली, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर कौन से इंग्लिश सेटलमेंट थे। तो इस सिंबल के ज़रिए आप लोग समझ सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे हम फ्रेंच का देख लेते हैं, फ्रेंच का है पांडिचेरी, कराईकल और है यमन। उसके अलावा आप लोग देख सकते हैं माहे, और भी सारे यहाँ पे दिए गए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस मैप के ज़रिए आप लोग देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो ये था मैप आप लोगों को समझने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम पढ़ेंगे कर्नाटक युद्ध के बारे में, जो कि 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे, आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष जिन्हें कहा जाता है। तो पढ़ेंगे हम अगले लेक्चर में इन सब के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का सपोर्ट मुझे मिलता रहेगा, जिससे हमें प्रेरणा मिलती है और हम बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं आपसे जल्द ही।